अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेसेस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक हम विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर सिर्फ कंट्रोल्स को ही पढ़ते हुए आए हैं और हमने देखा है कि इन कंट्रोल्स के ज़रिए हम यूज़र को एक ग्राफिकल इन्वायरमेंट्स दे सकते हैं कि जब वो हमारी एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करना चाहेगा तो वो थ्रू कंट्रोल्स कर सकता है। तो हमने ऑलमोस्ट C# के सारे कंट्रोल्स कवर कर लिए हैं और हमने कुछ उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़, उनके मेथड्स और जो इवेंट्स उनके साथ अटैच होते हैं, हमने उन इवेंट्स को स्टडी किया है। और हमने ये देखा है कि जब हम कोई भी इवेंट जनरेट करवाते हैं किसी कंट्रोल से, तो उस कंट्रोल को हम अपनी कोड विंडो में कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई कंट्रोल हम इनपुट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसे डाटा कैसे ले सकते हैं, वेरिएबल के अंदर कैसे स्टोर कर सकते हैं डाटा लेके। और अगर कोई कंट्रोल हम आउटपुट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसको डाटा कैसे भेज सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देख चुके हैं कि हम डाटा को प्रोसेस कैसे कर सकते हैं अगर हम कंट्रोल से डाटा ले रहे हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, कुछ हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हैं, हमारे पास इफ एल्स की कमांड है, हमारे पास लूप्स हैं। तो ये सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हैं वो डाटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, प्रीवियसली हमने जितनी भी एग्जांपल्स देखी हैं, या हम यूं कहें जब कोड करते हैं तो हमारा डाटा जो इनपुट हम ले रहे होते हैं उसको प्रोसेस करके जो आउटपुट कैलकुलेट करके कंट्रोल्स के ऊपर शो कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें रन टाइम पे हो रही होती हैं। और वो हर डाटा जो हमने यूज़र से लिया थ्रू कंट्रोल्स, उसको वेरिएबल पे स्टोर किया है, तो वो डाटा सिर्फ मेमोरी के ऊपर एग्जिस्ट करता है। वो मेमोरी जिसे हम नॉर्मली रैम कहते हैं। और आपको पता है रैम जो है वो एक टेम्परेरी मेमोरी स्टोरेज है, यानी आपकी एप्लीकेशन चल रही है तो डाटा रैम के ऊपर स्टोर होगा, लेकिन जैसे ही आपने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया तो वो सारी इनपुट्स आपकी ख़त्म हो गई हैं और जितनी भी अगर आपने कोई आउटपुट कैलकुलेट की हुई थी तो वो भी आपके पास नहीं है। तो लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारी कोई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें हमने डाटा को परमानेंट स्टोर करना है और हमने उस डाटा को लिटरली इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पे फिर हमारे पास डाटाबेसेस का रोल आ जाता है। तो हम देखते हैं कि जितनी भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, आप जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ कमर्शियल एप्लीकेशंस देखेंगे तो हर एप्लीकेशन क्या कर रही है, हम उन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने के लिए इंटरफेस इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास कुछ फॉर्म्स होते हैं जहाँ से हम डाटा भेजते हैं उस एप्लीकेशंस के ऊपर, और फिर वो डाटा कहीं ना कहीं जाके परमानेंटली स्टोर हो जाता है। यानी सपोज़ किया अगर आप एक मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं और मोबाइल ऐप से आपने अपना कुछ डाटा अपलोड किया है किसी ख़ास ऐप के थ्रू, तो वो ऐप पीछे एक डाटाबेस का इस्तेमाल कर रही है जिसके अंदर वो आपका डाटा स्टोर कर लेती है ताकि फर्दर उस डाटा को इस्तेमाल किया जा सके। तो डाटा कहीं आपके पास लोकल डिवाइस के ऊपर स्टोर नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि जो डाटा आप भेज रहे हैं वो आपकी मोबाइल के ऊपर स्टोर हो रहा है और वो आप अपने मोबाइल से रिट्रीव कर सकते हैं बस। तो आप देखते हैं कि जैसे अगर आपने कोई सोशल मीडिया का अकाउंट बनाया हुआ है तो आपका डाटा जो है वो जिस भी डिवाइस पे आप लॉगिन हो जाएंगे उस डिवाइस से डाटा जो है आपका वो एक्सेस हो जाता है। सो ये एक रीज़न है कि हम क्यों डाटाबेसेस को अपनी एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर परमानेंट डाटा स्टोरेज करनी होगी तो वहाँ पे डाटाबेसेस हमारे पास इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब अगर हम देखें कि डाटाबेस की इटसेल्फ डेफिनेशन क्या है, तो डाटाबेसेस हमें एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है कि कैसे हम डाटा को या इंफॉर्मेशन को अपने पास एक स्ट्रक्चर वे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और डेफिनेटली जब तक हमारे पास डाटा जो है वो एक ख़ास स्ट्रक्चर वे में स्टोर नहीं होगा तब तक हम उस डाटा को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
तो डेटाबेस हमें अलाउ करती है कि डाटा को हम इस तरह से ऑर्गेनाइज फॉर्मेट के अंदर अपने पास स्टोर कर लें कि हम दोबारा उस डाटा को रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो जितनी भी आपकी कमर्शियल एप्लीकेशंस होती हैं वो सारी डेटाबेसेस को इस्तेमाल करती हैं परमानेंट डाटा को स्टोर करने के लिए। और जब भी हमने डेटाबेस को इस्तेमाल करना है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, तो उसके लिए हमें एक DBMS रिक्वायर्ड होता है। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये DBMS हमारे पास कुछ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमें अलाउ करते हैं कि हम डेटाबेसेस के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक डेटाबेस क्रिएट करनी है तो हमें उसके लिए DBMS की ज़रूरत पड़ेगी। तो DBMS के ज़रिए ही हम कोई डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। और फिर डेटाबेस के अंदर अगर हमने फर्दर डिफरेंट डाटा स्टोर करने के लिए, रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए अगर हमने टेबल्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए भी हमें कोई ना कोई DBMS रिक्वायर्ड होगा। तो लिहाजा जब भी हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक डेटाबेस सिस्टम रखना है, तो सेकंड जो हमारे पास चॉइस होगी वो ये होगी कि हम कौन सा DBMS सिस्टम जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इस सवाल का जवाब हमें ये मिलता है कि यूजुअली हम जिस फ्रेमवर्क के अंदर या जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं उस इन्वायरमेंट के अंदर कौन से DBMS सिस्टम जो हैं वो सपोर्टेड हैं। अब यूजुअली अगर हम C# की बात करें तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि C# के साथ कौन सा DBMS सिस्टम जो है वो सपोर्ट करता है। और अगर आप एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं बना रहे हैं, अगर आप एक मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपने उस मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आपने जो फ्रेमवर्क चूज़ किया है, जो आपने लैंग्वेज चूज़ की है, उस लैंग्वेज के साथ कौन सा DBMS सिस्टम जो है वो अवेलेबल है। अगर आप एंड्रॉयड में एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एंड्रॉयड के लिए कौन सा DBMS सिस्टम जो है वो सपोर्टेड है। या अगर आप एक मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बना रहे, आप एक सिंपल वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं जो मोबाइल पे नहीं चलेगी बल्कि ब्राउज़र पे चलेगी, और उसके लिए आपने कोई ख़ास लैंग्वेजेस चूज़ की हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा DBMS सिस्टम जो है वो इन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। सो ये नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप कुछ पॉपुलर DBMS सिस्टम देख रहे हैं जो कि डिफरेंट सिस्टम्स के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ओरेकल जो है ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत कॉमन DBMS सिस्टम है। इसके बाद MySQL है, ये नॉर्मली वेब सिस्टम्स के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, जो हम C# लैंग्वेज पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं जिनका इंटरनेट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो इसके लिए हम जो DBMS सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है। सो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर इंस्टॉल करने के बाद हमें वो तमाम सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स मिल जाएंगे कि हम भी डेटाबेस से रेलिवेंट बहुत सारे ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमने C# के अंदर डेटाबेसेस को इस्तेमाल करना है और हमने माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर को एज ए DBMS सिस्टम चूज़ कर लिया, तो अब माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर हमने इंस्टॉल कैसे करना है। सो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर को यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें जो इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है वो SQL सर्वर एक्सप्रेस है। तो हमें अपनी कंप्यूटर के ऊपर जहाँ पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे आपने ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ है और आप बगैर डेटाबेसेस के काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अब आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, SQL सर्वर एक्सप्रेस इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये वो सॉफ्टवेयर है जिसको इस्तेमाल करके हम डेटाबेस से रेलिवेंट बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और जब हम SQL सर्वर एक्सप्रेस को डाउनलोड करते हैं तो यूजुअली हमें ये इसके 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। एक SQL सर्वर एक्सप्रेस है और एक SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। सो अगर आप इन दोनों को इंस्टॉल कर लेंगे तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ अगर आप खाली SQL सर्वर एक्सप्रेस को भी इंस्टॉल कर लेंगे तब भी आप जो है वो डेटाबेस से रेलिवेंट जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो सारे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास जैसे एक विजुअल स्टूडियो है वैसे एक सेपरेट पूरी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी SQL सर्वर की, और उसके ऊपर जाके आप सारी डेटाबेस से रेलिवेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं।
और अगर आपने इसको डाउनलोड करना है, आप जस्ट गूगल पे क्यूरी कीजिएगा। क्यूरी करने के बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म से ही आपको ये मिल जाएगा। और अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, एक SQL सर्वर 2022 डेवलपर है और एक SQL सर्वर 2022 एक्सप्रेस है। तो लेट्स से अगर आपने एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लिया है तो दैट्स इनफ कि आप विजुअल स्टूडियो को इस्तेमाल करके इसके अंदर डाटाबेस से रेलिवेंट सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह का पूरा एक मैनेजमेंट स्टूडियो आ जाएगा, जिसमें देखें आप बहुत सारी डाटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं और डाटाबेसेस के अंदर आप बहुत सारे टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। और आप इसको एज ए कोडिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इस तरह से कि अगर आपने थ्रू कोड अपने डाटाबेस के टेबल के अंदर कोई डाटा इंसर्ट करना है, कोई एप्लीकेशन तो नहीं है बल्कि आप चाहते हैं कि आप इसी कोई एज ए एडिटर के तौर पे इस्तेमाल करें और आप डाटाबेसेस के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो ये काम भी आपको ये अलाउ कर सकता है। तो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर आप डाटाबेसेस के साथ या टेबल्स के साथ थ्रू कोड भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने देखनी है वो ये है कि ठीक है, हमने ये देख लिया कि हमारे पास एक हमारी एप्लीकेशंस हैं और एप्लीकेशन का कोड हमें आता है पहले से, हमें लूप्स लगानी आती हैं, हमें इफ एल्स का पता है, हमें वेरिएबल्स का पता है, हमें पता है कि कंट्रोल से डाटा लेना कैसे है। लेकिन अब अगर आप डाटाबेसिस को देखेंगे तो डाटाबेसिस की अपनी एक लैंग्वेज होती है। तो अगर आपने डाटाबेसिस के अंदर कोई डाटा स्टोर करना है तो उसका अपना कोई कोड होगा, या डाटाबेसिस के अंदर अगर आपने कोई रिकॉर्ड मंगवाना है तो उसका अपना कोई कोड होगा। सो उस कोड के लिए कौन सी लैंग्वेज की ज़रूरत है? उस कोड के लिए जिस लैंग्वेज की हमें ज़रूरत पड़ती है उसे हम SQL कहते हैं, विच इज़ स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज हमें अलाउ करती है कि हम किसी भी डाटाबेस के अंदर से डाटा को रीड, राइट या फिर अपडेट कर सकें। और ये जो मैं बात कर रहा था कि आप यहाँ पे डायरेक्टली कोड भी कर सकते हैं, तो ये कोड से क्या मुराद है कि आप SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर ये जो रीड, राइट और अपडेट की क्यूरीज़ हैं, इनको हम क्यूरीज़ कहते हैं कि हमारे पास ये क्यूरीज़ हैं और इन क्यूरीज़ को हम रन करके डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से डाटा टेबल्स के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर ये क्यूरीज़ आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें इस इंटरफेस को, तो ये राइट साइड पे आपके पास जो है ये जो लेफ़्ट साइड है इसमें आपके पास बहुत सारी डाटाबेसेस आ रही हैं। उसमें एक डाटाबेस उसने स्कूल की टिक की हुई है और स्कूल की डाटाबेस के अंदर उसने बहुत सारे टेबल्स दिखाए हुए हैं और उसमें एक टेबल स्कूल का उसने डाटा यहाँ पे नीचे बॉटम पे रेंडर करवाया हुआ है और ऊपर उसने कुछ क्यूरी भी लिखी हुई है। सो क्यूरी क्या है? सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम, टेबल का नाम स्कूल है तो उसने वहाँ पे स्कूल लिखा हुआ है, तो स्कूल का सारा डाटा यहाँ पे फैच होके आ रहा है। यानी अगर आपने ऑलरेडी टेबल्स क्रिएट किए हुए हैं और उसमें आप बहुत सारे रिकॉर्ड्स को देखना चाह रहे हैं या रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे अपनी क्यूरीज को रन करके उन रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। अच्छा, अब SQL के अंदर सबसे पहले जो चीज़ हमने सीखनी है, अगर हमने डाटाबेसिस के साथ काम करना है तो वो SQL सीखनी है। और जब हम SQL की बात करते हैं तो SQL के अंदर हमारे पास 4 मेजर ऑपरेशंस होते हैं और उनको हम CRUD ऑपरेशन भी कहते हैं, CRUD। और वो ऑपरेशन क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट है। यानी आपने डाटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट किया है, आपने उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे? सिलेक्ट करना है, रिट्रीव, सिलेक्ट करते हैं रिट्रीव करना को, जिन डाटा आप फेच करके ला रहे हैं। टेबल में डाटा स्टोर है तो वो डाटा आप मंगवा रहे हैं टेबल से। इसी तरह टेबल में एक डाटा पड़ा हुआ है, आप उसमें ख़ास रो में ख़ास वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, तो ये आप बेसिकली अपडेट करना चाहते हैं या फिर आप डिलीट करना चाहते हैं। तो डिलीट भी 2 तरह से हो सकता है वैसे, कि आप एक पूरे टेबल को के डाटा को डिलीट करना चाहते हैं या आप एक ख़ास रो को डिलीट करना चाहते हैं, एक सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं। क्योंकि टेबल के अंदर हमारे पास सेट ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे टोटल 4 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। एक रिकॉर्ड 1 है, कम्प्लीटली किसी एक स्कूल का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, फिर रिकॉर्ड 2 है, फिर रिकॉर्ड 3 है, फिर रिकॉर्ड 4 है। तो हम जब कहते हैं कि हम एक ख़ास रो को पॉइंट कर रहे हैं तो हम किसी एक रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहे हैं।
तो आप किसी एक रिकॉर्ड को जो है वो डिलीट करना चाहते हैं या सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हैं। तो इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें एसक्यूएल सीखनी पड़ेगी। और एसक्यूएल एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। इसके अंदर जस्ट क्यूरीज होती हैं, हमने ये देखना है कि हमने इन क्यूरीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है। तो आपके सामने ये 5 एग्जांपल्स हैं क्यूरीज़ को इस्तेमाल करने की, और आप इन क्यूरीज़ को ही बार बार इस्तेमाल करेंगे जब भी आपने डेटाबेस के टेबल्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। सबसे पहली क्यूरी हमारे पास इंसर्ट की है। इंसर्ट की क्यूरी हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने डेटाबेस के किसी टेबल के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करना होता है। और आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, आपने लिखना है इंसर्ट इनटू, और ये जहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, और मैं इसका हाईलाइट का कलर जो है वो ग्रीन कर रहा हूँ। ये ग्रीन मैंने इसलिए किया है कि ये फिक्स नहीं है, ये चेंज हो जाएगा। आप जब डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो डेटाबेस के अंदर जाके आप डिफरेंट टेबल्स क्रिएट करेंगे, तो आपको इंसर्ट इनटू जहाँ पे स्टूडेंट है वहाँ पे अपने टेबल का नाम लिखना है। तो जिस नाम से भी आपने टेबल बनाया होगा आपने बताना है कि मैं इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद नेम, उसके बाद नंबर, और ये जो स्कूल आईडी है इसे हम कहते हैं हमारी टेबल की फील्ड्स, कि हम किन फील्ड्स के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो सपोज़ कि अगर आपने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, आपके टेबल का नाम स्टूडेंट नहीं है बल्कि आपके टेबल का नाम एम्प्लॉय है, तो हो सकता है कि आपने उसके अंदर जो फील्ड्स क्रिएट की हुई हैं वो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय ग्रेड है। तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय ग्रेड लिखना है। या अगर आपके पास और भी फील्ड्स हैं तो वो आप कॉमा स्प्लिटेड और भी फील्ड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखना है, और वैल्यूज़ के बाद आपने वैल्यूज़ बतानी है कि आपने इन फील्ड्स के अंदर कौन कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है टेबल के अंदर। जैसे कि नेम की वैल्यू यहाँ पे जॉन स्मिथ जा रही है, नंबर की वैल्यू यहाँ पे कुछ रैंडम सा नंबर जा रहा है, और स्कूल आईडी यहाँ पे 1 इंसर्ट हो रही है। तो जब ये क्यूरी आप रन करेंगे बेसिकली तो होगा क्या, अगर स्टूडेंट का एक टेबल होगा तो स्टूडेंट के टेबल के अंदर इन 3 फील्ड्स के अंदर ये 3 वैल्यूज़ जो हैं वो इंसर्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपके पास ये स्टूडेंट नेम, नंबर, स्कूल आईडी, ये तीनों आपकी चेंज होंगी अगर आपका टेबल डिफरेंट होगा। ज़ाहिर बात है आप डिफरेंट टेबल क्रिएट करेंगे और उनके अंदर आप डिफरेंट रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। और वैल्यूज़ में आप जो भी वैल्यूज़, सपोज कि आपने वैल्यूज़ टेक्स्ट बॉक्स से ली हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स से जो वैल्यूज़ आ रही हैं आप वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। आपके यहाँ पे वेरिएबल भी हो सकते हैं। अच्छा, जो सेकंड क्यूरी हमारे पास है वो इंसर्ट की है, और इंसर्ट की क्यूरी हम तब सेकंड क्यूरी हमारे पास सिलेक्ट की है, और सिलेक्ट की क्यूरी हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने रिकॉर्ड को फैच करना होता है। यानी एक टेबल हमने क्रिएट किया हुआ है और हम उस टेबल में से रिकॉर्ड को फैच करना चाहते हैं। अब फैच करने के लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो आपने पूरे टेबल का रिकॉर्ड फैच करना है, और उसमें जितने भी फील्ड्स हैं आपने सारी फील्ड्स को फैच करना है। बट सम टाइम ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि नहीं, हमने सारी फील्ड्स का रिकॉर्ड फैच नहीं करना, हमने किसी एक फील्ड का रिकॉर्ड फैच करना है। तो अगर आपने किसी एक फील्ड का या एक से ज़्यादा फील्ड्स का रिकॉर्ड फैच करना है तो आप पहले सिलेक्ट लिखेंगे, सिलेक्ट क्यूरी है बेसिकली, ये ऐसे ही आएगा। उसके बाद ये जो स्कूल आईडी लिखी हुई है ये रेफ़र करिए कि आप कौन से कॉलम की वैल्यू फैच करना चाह रहे हैं। यानी ये सारा रिकॉर्ड फैच करके नहीं लाएगी बल्कि स्कूल आईडी और फिर कॉमा एक और आईडी बताई हुई है जो कि नेम है। तो सपोज़ किया अगर टोटल 3 फील्ड्स थी, नेम, नंबर और स्कूल आईडी, तो हम जो चीज़ फैच करके ला रहे हैं वो पूरे टेबल में से वो सिर्फ स्कूल आईडी और नेम है, यानी हम नंबर की वैल्यू फैच करके नहीं ला रहे। उसके बाद फ्रॉम एज इट इज़ आ जाएगा, और फिर ये स्कूल आपके पास टेबल का नाम है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये क्यूरी चलेगी तो ये टेबल का सारा रिकॉर्ड लाएगी, यानी जितनी भी रोज़ होंगी रोज़ सारी फैच होंगी, लेकिन कॉलम सिर्फ 2 फैच होंगे। कौन से कॉलम फैच होंगे? स्कूल आईडी और नेम। तो सपोज़ किया अगर ये मैं क्यूरी इस टेबल के ऊपर चलाऊँ तो मेरे पास क्या फैच हो के आएगा, 1 2 3 4 फैच हो के आएगा, और स्कूल का नेम TUCMITNTNU यूनिवर्सिटी ऑफ समथिंग, ये 2 चीज़ें सिर्फ फैच हो के आ जाएंगी। बाकी जितने भी कॉलम्स हैं उनका रिकॉर्ड फैच हो के नहीं आएगा, यानी रोज़ सारी आएंगी लेकिन कॉलम्स सिर्फ 2 आएंगे। तो अगर आप डिफरेंट कॉलम्स यहाँ मेंशन कर देंगे कॉमा स्प्लिटेड, तो वो उन कॉलम से रिकॉर्ड फैच हो के आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमने सारे कॉलम्स का रिकॉर्ड फैच करना है, लेकिन सारे कॉलम्स में से हमने एक ख़ास रिकॉर्ड को फैच करना है।
यानी हम ये चाह रहे हैं कि रोज सारी नहीं आए, कॉलम सारी आएँ। तो अगर आप सारे कॉलम्स का रिकॉर्ड फैच करना चाहते हैं तो क्यूरी आपकी अगेन सिलेक्ट की रहेगी, और सिलेक्ट की क्यूरी के बाद अब आप यहाँ पे कॉलम मेंशन नहीं करेंगे बल्कि स्टैरिक मेंशन करेंगे। तो स्टैरिक हम कहते हैं ऑल को, यानी सारे कॉलम फैच करने हैं। उसके बाद फ्रॉम स्कूल आपके टेबल का नाम आ जाएगा। अच्छा, अब आप ये अगर आप खाली इतना इस्तेमाल कर लेंगे बेसिकली सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्कूल, जैसे कि यहाँ पे इस क्यूरी में अगर आप देखें तो क्या यूज़ हुआ है, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्कूल, तो टेबल में जितना भी रिकॉर्ड था सारा ही फैच होके आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं सारी कॉलम्स आएँ लेकिन रोज़ वो वाली आएँ जहाँ पे एक ख़ास कंडीशन एग्जिस्ट करती है, और वो कंडीशन क्या है, वेयर स्कूल आईडी ग्रेटर देन 100। तो वेयर एक कीवर्ड है, एज इट इज़ आ जाएगा, और स्कूल आईडी क्या है, स्कूल आईडी बेसिकली आपका एक कॉलम है। तो चेक किया जाएगा कि जिस कॉलम में स्कूल आईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 100 है सिर्फ वो वाले सारे रिकॉर्ड फैच करके लाए जाएँ। तो अदरवाइज़ जहाँ पे स्कूल आईडी की वैल्यू लेस देन 100 होगी वहाँ पे वो वैल्यू फैच होके नहीं आएगी। अब आप चाहते हैं, अब अच्छा, अब ये इनको हम कहते हैं क्यूरीज प्लस कंडीशन, यानी क्यूरी भी है लेकिन हमने साथ कंडीशन भी लगाई है कि सिर्फ वो वाला डाटा फैच करो जहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है। अगर सपोज कि आप ये चाहते हैं कि आपने वो वाली वैल्यू सर्च करनी है या लेके आनी है जहाँ पे स्कूल आईडी जो है वो 100 से ग्रेटर है लेकिन 150 से लेस है, तो आप इसको आगे और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। आप यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड, जिस तरह से हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए। तो एंड के बाद आप मेंशन कर देंगे वेयर स्कूल आईडी ग्रेटर देन 100 एंड स्कूल आईडी लेस देन 150। तो अब सिर्फ वो वाली आपके पास रिकॉर्ड्स फैच चौके आएंगे जहाँ पे स्कूल आईडी जो है वो 100 और 150 की रेंज में होगी। तो इस तरह करके आप इन कंडीशंस को कंबाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्यूरी हमारे पास जो है वो अपडेट की है, और अपडेट की क्यूरी हम इस्तेमाल करते हैं रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए। हम चाह रहे हैं कि एक ख़ास रो के अंदर हमने पहले कोई नाम स्टोर किया हुआ है या कोई और हमने कॉलम की वैल्यू स्टोर की हुई है, लेकिन अब हम उस कॉलम की वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं। तो अब आपने अपडेट क्यूरी है आपकी, आप इसको एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद टेबल का नेम आ जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद सेट आपने एज इट इज़ लिखना है कि आप क्या चीज़ अपडेट करना चाह रहे हैं। तो जो चीज़ आप अपडेट करना चाह रहे हैं आपने उस कॉलम का नाम यहाँ पे या उस फील्ड का नाम यहाँ पे लिखना है आपने। तो फील्ड का नाम क्या है, नेम। सो नेम की प्रीवियस कोई भी वैल्यू थी, अब आप नई वैल्यू क्या सेट करना चाह रहे हैं, सम वैल्यू जॉन वेन है, और आपने ये किस रो में आपने सेट करनी है वो भी आपको बताना पड़ेगा। सो वेयर स्टूडेंट एक फील्ड है और हम बता रहे हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो है वो 2 पड़ी हुई है। तो जब ये क्यूरी चलेगी तो ये जॉन वेन नेम अपडेट हो जाएगा उस रो का जहाँ पे स्टूडेंट आईडी 2 होगी। तो अगर आप ये वेयर कॉलम नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा, अगर आप वेयर क्लॉज नहीं लगाते हैं तो पूरे टेबल में हर जगह नेम क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे नेम की फील्ड है वो जॉन हो जाएगा। लेकिन अगर अब मैं इस क्यूरी को चलाऊँगा तो देखें टेबल 2 में मेरे पास जो फॉर एग्जांपल इसने क्या स्कूल नेम इस्तेमाल किया हुआ है, नहीं इसने खाली नेम इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे अभी नेम की प्रॉपर्टी है नहीं कोई, हमारे पास नेम की कोई कॉलम नहीं है। लेकिन अगर नेम का कोई कॉलम होता और जहाँ पे स्कूल आईडी 2 होती तो उसका वो नाम जो है वो जॉन वेन कर दिया जाता। ठीक हो गया। यानी आप जब भी वेयर क्लॉज लगाते हैं तो असल में आप कंडीशन लगा रहे होते हैं कि ये काम आपने किस खास रो के ऊपर आपने परफॉर्म करना है। इसी तरह जब हम डिलीट करने चाहते हैं तो डिलीट एक क्यूरी है, और हमने ये बताया कि आपने डिलीट किस टेबल से करना है, तो स्टूडेंट टेबल का नाम हो गया, और फिर आगे एक वेयर क्लॉज हो गया कि आप पूरे टेबल का रिकॉर्ड डिलीट नहीं करना चाहते बल्कि जहाँ पे स्कूल आईडी जो है वो दिस वैल्यू पड़ी हुई है, स्कूल आईडी 3 पड़ी हुई है, खाली आपने वो वाला टेबल की रो जो है वो डिलीट करनी है। ठीक हो गया। और अगर आप ये वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे या आपने मिस्टेकनली आप भूल गए हैं वेयर क्लॉज लगाना तो पूरे टेबल का रिकॉर्ड ही आपका जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये 4 क्यूरीज हैं, ये देखिए नीचे लिखा भी हुआ है कि हम इनको CRUD ऑपरेशन कहते हैं, और इनका क्या मतलब है, C फॉर क्रिएट या इंसर्ट, R फॉर रिट्रीव या सिलेक्ट, U फॉर अपडेट डाटा एंड D फॉर डिलीट डाटा।
तो अब हम जब सी शार्प में भी ये करेंगे कि हमने डाटा के ऊपर ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो हम इन क्यूरीज का इस्तेमाल जो है वो करेंगे। सो अब हमने ये देख लिया कि डाटाबेसेस होती क्या हैं, और हमने ये भी देख लिया कि DBMS क्या है, हम कौन सा DBMS चूज़ करेंगे, उस DBMS के अंदर हमारे पास SQL क्या है। अब ज़ाहरी बात है, हमने ये समझ लिया कि DBMS एक अलहदा सॉफ्टवेयर है, और हम जो एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमने एक अलहदा इन्वायरमेंट इंस्टॉल किया हुआ है। तो अब डेफिनेटली हमें कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, कोई टेक्निक चाहिए जो कि इन दोनों चीज़ों को मर्ज कर सके, या कोई ऐसी टेक्निक हो हमारे पास जो हमें ये अलाउ करे कि हम अपनी बना तो हम सी शार्प की एप्लीकेशन रहे हैं, लेकिन हम कम्युनिकेट कर सकें डाटाबेसिस सॉफ्टवेयर के साथ। तो इसके लिए डॉट नेट फ्रेमवर्क जो हमें टेक्निक प्रोवाइड करता है, उस टेक्निक को हम कहते हैं ADO.NET। तो ADO.NET का फुल फॉर्म जो है वो एक्टिव डाटा ऑब्जेक्ट है, और ये .NET फ्रेमवर्क का बहुत ही एक इंटीग्रल कंपोनेंट है, जिस कंपोनेंट को हम इस्तेमाल करके डाटाबेस सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि ADO.NET के अंदर हमें क्या चीज़ें मिल जाती हैं और हमने उनको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर हम वो प्रीवियस जो हमने 4 ऑपरेशंस पढ़े हैं, वो 4 ऑपरेशंस हम अपने टेबल के ऊपर जो है वो परफॉर्म करना चाहते हैं। तो अगर हम ADO.NET की बात करें तो बेसिकली ये एक डाटा एक्सेस टेक्नोलॉजी है, और .NET फ्रेमवर्क का ये पार्ट है। और अगर हम ADO.NET को इस्तेमाल करना चाहते हैं, पहली बात यह है कि ADO.NET हमें मिलेगी कैसे। तो आप इसको ऐसे समझ लें जैसे आप पहले लाइब्रेरी की फाइल्स इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर आप सी शार्प में लाइब्रेरीज़ की फाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको वहाँ से बहुत सारे पैकेजेस मिलते हैं, या आप बहुत सारी पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं यूजिंग कीवर्ड के साथ। जैसे हम यूजिंग सिस्टम पहले यूज़ करते हुए आ रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे बनी बनाई कमांड्स हमें मिल जाती हैं। इसी तरह ADO.NET भी बेसिकली हमारे पास सेट ऑफ क्लासेस हैं, और हम इन क्लासेस को इंपोर्ट करके बहुत सारे जो हमारे टास्क हैं डाटाबेस से रेलिवेंट, हम उनको परफॉर्म कर सकते हैं। सो ADO.NET के अंदर हमने जिस नेम स्पेस को इंपोर्ट करना है, अगर हम ADO.NET को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो system.data.sql क्लाइंट है। तो system.data.sql क्लाइंट के ज़रिए हमें बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, और उन क्लासेस को इस्तेमाल करके हम डाटाबेस से रेलिवेंट जितने भी ऑपरेशंस हैं हम वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि ADO.NET के अंदर हमें कौन कौन सी क्लासेस मिल जाएंगी जनरली, और ADO.NET का अपना आर्किटेक्चर क्या है। तो अगर हमने ADO.NET को इस्तेमाल करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ADO.NET काम कैसे करती है। सो जब हमें ADO.NET का बेसिक आर्किटेक्चर पता होगा तो इसको इस्तेमाल करना हमारे लिए आसान होगा। तो अगर आप ADO.NET को देखें तो बेसिकली आपने अपनी एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, और आपके पास एक सेपरेट डाटाबेस है, और आपने इन दोनों को किसी तरह लिंक करना है। तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो आपकी ADO.NET है। सो ADO.NET के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये दोनों डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, आप इन दोनों एप्लीकेशंस के दरमियान एक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सो ADO.NET के अंदर हमें कोई क्लास मिल जाएगी बनी बनाई, जो हमें ये अलाउ करेगी कि हम कनेक्शन क्रिएट कर सकें, और फिर हमें कोई बनी बनाई यहाँ से क्लासेस मिल जाएंगी, जिन क्लासेस को इस्तेमाल करके हम अपडेट, इंसर्ट, राइट या फिर रीड के ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो यानी जब हमने ADO.NET को इस्तेमाल किया तो हमारे पास एक्चुअली में क्या हुआ, आप यूँ समझ लें कि ADO.NET जो है आपके पास एक शॉपिंग बैग है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, और फीचर्स कैसे मिलेंगे, आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो ADO.NET बेसिकली सेट ऑफ क्लासेस हैं, और हर क्लास को यूज़ करके आप कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब ADO.NET खुद काम कैसे करती है, तो ADO.NET के 2 मेजर कंपोनेंट हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये 2 डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो ये 2 कंपोनेंट है ADO.NET के। हमें इन दोनों कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए, ताकि हम जब इस्तेमाल करें तो हम उसकी जो बैकएंड वर्किंग है हम उसको भी अंडरस्टैंड कर सकें कि ADO.NET कैसे काम कर रही है। अच्छा, इन 2 कंपोनेंट्स के नाम हैं
एक कंपोनेंट डाटा प्रोवाइडर है और एक कंपोनेंट डाटा सेट है। जैसे कि अगर आप देखें तो ये दो बॉक्सेस के ऊपर जो मेन हेडिंग है वो एक डाटा सेट की है और एक डाटा प्रोवाइडर की है। अगर हम इसको बहुत ही इजी तरीके से समझना चाहें तो आप इसको ऐसे समझें कि लेट से ये आपके पास एक फिजिकल डाटाबेस है, ये नीचे वाला जो सैम्पल है ये डाटाबेस को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है ये हमारे पास एक फिजिकल डाटाबेस पहले से बनी हुई होगी और इस डाटाबेस के अंदर हमारे कुछ टेबल्स होंगे। टेबल्स के अंदर हमने फील्ड्स डिफाइन की हुई हैं और फील्ड्स के अंदर हमने रिकॉर्ड स्टोर किया हुआ है या हमने रिकॉर्ड स्टोर करना है। तो ये फिजिकल हमारा कोई DBMS हो गया जिसके अंदर एक डाटाबेस बनी हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाटा प्रोवाइडर को, क्योंकि हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो डाटा प्रोवाइडर ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने डाटा प्रोवाइडर को इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले जो फंक्शनैलिटी आपको रिक्वायर्ड होगी वो कनेक्शन की होगी। चूँकि ADO.NET जो है ये .NET फ्रेमवर्क का पार्ट है, तो इसका मतलब ये है कि डाटा प्रोवाइडर के अंदर हमें एक कनेक्शन की क्लास मिल जाएगी। ये कनेक्शन की क्लास हम इस्तेमाल करेंगे डाटाबेस के साथ एक लिंक क्रिएट करने के लिए, ताकि हम इस डाटाबेस से कम्युनिकेट कर सकें। जब हम कनेक्शन बना लेंगे और ये कनेक्शन हमें डाटा प्रोवाइडर के अंदर मिलेगा कैसे, हमें एक बनी बनाई क्लास इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक कनेक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो कनेक्शन एक क्लास मिल जाएगी, कनेक्शन की कोई ना कोई क्लास मिलेगी और उस क्लास को इस्तेमाल करके हम डाटाबेस से लिंक हो जाएंगे। जब हम लिंक हो जाएंगे तब पॉसिबल हमारे पास दो पाथ है। एक पाथ डाटा अडॉप्टर की तरफ लेके जा रहा है और एक पाथ डाटा रीडर की तरफ लेके जा रहा है। अच्छा, अगर आपने डाटाबेस के आपके पास कोई डाटाबेस है और उसमें कोई टेबल है, तो अगर आप उसमें से खाली डाटा को रीड करना चाहते हैं, आपने और कोई काम नहीं करना, आपने डाटा को रीड करना है, तो फिर आप इस लेफ़्ट पाथ के ऊपर आ जाएंगे और उसमें आपको एक क्लास मिल जाएगी डाटा रीडर के नाम से, और इस क्लास को इस्तेमाल करके आप किसी भी टेबल के अंदर से कोई डाटा रीड कर सकते हैं। और डाटा रीडर के अंदर अगर आपने डाटा रीडर को इस्तेमाल करना है तो डाटा रीडर में भी कुछ कमांड्स ही होंगी। आप उन कमांड्स को चलाएंगे तो डाटा रीडर आपको किसी भी टेबल के अंदर से जो डाटा है वो रीड करके देना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस टेबल को देखें तो सपोज़ किया कि ये मेरे पास एक टेबल है, उसमें मैंने डाटा स्टोर किया हुआ है ऑलरेडी और मैं इस डाटा को रीड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं डाटा रीडर इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब डाटा रीडर को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि डाटा रीडर की कुछ लिमिटेशन है। सपोज किया मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस टेबल के अंदर से ये वाली कॉलम, ये वाली रो फैच करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो रो नंबर 3 है मेरे पास, सिर्फ ये वाली फैच होके आ जाए, बाकी रिकॉर्ड को मैंने रीड नहीं करना। तो अगर आप डाटा रीडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो डाटा रीडर आपको डायरेक्टली ये थर्ड वाली रो फैच करके नहीं दे सकता। डाटा रीडर जो है असल में ये फॉरवर्डेड वे में काम करता है, और ये फॉरवर्डेड वे में कुछ इस तरह से काम करता है कि ये डाटा को रीड करना स्टार्ट करता है फ्रॉम ये डाटा को रीड करना स्टार्ट करता है फ्रॉम फर्स्ट रो। तो जब भी आप इसको रीड करेंगे तो ये हमेशा पहली रो को ही जब भी आप डाटा रीडर को यूज़ करेंगे तो हमेशा पहली रो को रीड करेगा। आपने इसको पहली दफ़ा यूज़ किया तो ये पहली रो को रीड करेगा, आपने इसको दूसरी दफ़ा यूज़ किया तो ये दूसरी रो को रीड करेगा, और फिर आपने इसको तीसरी दफ़ा एग्जीक्यूट किया तो फिर ये थर्ड रो को एग्जीक्यूट करके उसको रीड कर लेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि डाटा रीडर जो है वो अपनी मर्ज़ी से डाटा रीड करता है, और उसकी अपनी मर्ज़ी से क्या मुराद है कि वो एक ख़ास सीक्वेंस में डाटा रीड करेगा, और आप अपनी मर्ज़ी से कोई दरमियान में से जाके कोई ख़ास रो को डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते हैं। अब अगर सपोज़ किया आपने रो 3 को रीड करना था तो पहले वो रो 1 को रीड करेगा एक दफ़ा एग्जीक्यूट होने पे, फिर वो दोबारा उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो अगर वो पहले रो 1 को रीड कर चुका है तो अब वो रो 2 को रीड करेगा, और दोबारा उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो रो 3 को एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, अब रो 3 को आपने फैच कर लिया, अब दोबारा आप रो 1 को फैच करना चाहते हैं तो डाटा रीडर जो है वो रो 1 को फैच नहीं कर सकेगा। अब अगर आप दोबारा उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो रो 4 को ही फैच करेगा। तो यस, अगर आप ये चाहते हैं कि आपने 1 बाय 1 सारी रोज़ को फैच करना है तो वहाँ पे आप डाटा रीडर को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये एक फॉरवर्डेड मैनर में डाटा को स्टेप बाय स्टेप जो है वो हर रो को ये खुद ब खुद रीड करता जाएगा। आपने उसको लिखना है और उसको बार बार एग्जीक्यूट करना है।
तो वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा, तो वो बार बार जो है वो रो को फैच करके लाता रहेगा। सेकेंडली, ये जो डाटा रीडर है ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन ओरिएंटेड से क्या मुराद है कि अगर आपका कनेक्शन जो है वो डाटाबेस से टूट गया है दरमियान में, तो डाटा रीडर जो है वो काम नहीं करेगा। हम बाद में देखेंगे कि डाटा अडॉप्टर के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम हर दफ़ा कनेक्शन मेंटेन रखें। यानी अगर हमारा कनेक्शन डिसकनेक्ट भी हो गया है तो हम दोबारा कनेक्ट करके डाटा बेसिस के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं कि हमें रेगुलर लाइव कनेक्शन मेंटेन करना पड़ेगा। सो डाटा रीडर में क्या होता है, लाइव कनेक्शन होता है, आप कनेक्शन को डिसकनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बाद में हम देखेंगे डाटा अडॉप्टर के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हम लाइव कनेक्शन मेंटेन करें। हमने कनेक्शन मेंटेन किया और कनेक्शन ब्रेक हो गया और फिर हम दोबारा कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो फिर दोबारा कनेक्शन मेंटेन कर लिया और फिर दोबारा कनेक्शन को हमने क्लोज कर दिया। अच्छा, अब अगर हमारे पास जो टेबल है, हमने उसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। हमने डाटा रीड भी करना है, डाटा राइट भी करना है, डिलीट भी करना है, अपडेट भी करना है। तो इन सारे कामों के लिए फिर हमें डाटा अडॉप्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो डाटा अडॉप्टर में आप सारे काम कर सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई ना कोई रिकॉर्ड फैच कर सकते हैं। अब अगर हमने डाटा अडॉप्टर को इस्तेमाल करना है तो ये लिंक होता है एक और कंपोनेंट के साथ जिसे हम डाटा सेट कहते हैं। डाटा सेट में हमें बहुत सारी क्लासेस मिल जाती हैं और वो क्लासेस जो हैं वो करती क्या हैं कि आपने जब डाटाबेस में से कोई डाटा मंगवाया तो वो क्लासेस डाटा अपने पास लोकली स्टोर कर लेती हैं। यानी अब आपको लाइव कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ किया मैंने जब डाटा अडॉप्टर इस्तेमाल करना था तो मैंने साथ इस्तेमाल किया डाटा सेट को। तो डाटा सेट क्या करेगा, टेबल के अंदर से सारा रिकॉर्ड फैच करके अपने पास स्टोर कर लेगा। उसमें रोज़ भी होंगी, कॉलम्स भी होंगी। और अब आप जो डाटा स्टोर कर लिया आपने, आप उसको यूँ सपोज करें वो डाटा आपका टेबल में नहीं है, बल्कि टेबल की एक कॉपी आपके पास अपनी लोकल आपके सॉफ्टवेयर में आके स्टोर हो गई है। या आप उसे कहें कि आपके पास एक वेरिएबल में, या आप उससे यूँ कहें कि डाटाबेस में फिजिकली तो स्टोर था ही था, लेकिन आपने उसकी एक कॉपी जो है वो रैम में भी स्टोर कर ली है। अब जब आपने इसको रैम पे स्टोर कर लिया है तो अब आपको कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। कनेक्शन टूट भी गया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि डाटा आपके पास लोकली डाटा सेट में आके स्टोर हो गया है। अब आपने एक टेबल का रिकॉर्ड फैच किया और आपने उस टेबल के रिकॉर्ड के अंदर एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। तो इसका मतलब है जो लोकल कॉपी आपने मंगवाई हुई थी उसमें एक रो आपने क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है। या आपने किसी खास कॉलम को अपडेट कर दिया, या आपने किसी खास रो या कॉलम को डिलीट कर दिया। तो ये सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म करते रहेंगे। तो ये सारे ऑपरेशन डाटाबेसिस में परफॉर्म नहीं होंगे डायरेक्टली, बल्कि आप डाटा सेट के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। और जब आपने डाटा सेट को अपडेट कर लिया सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके, अब आपने इस डाटा सेट का डाटा वापस स्टोर करना है डाटाबेस में, तो आप दोबारा कनेक्शन क्रिएट करेंगे और दोबारा डाटाबेस में रिकॉर्ड को स्टोर कर देंगे। यानी जब आप डाटा अडॉप्टर इस्तेमाल करते हैं तो पहली बात यह है कि आप सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, और डाटा अडॉप्टर को इस्तेमाल करने के लिए आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो डाटा सेट है। तो डाटा सेट क्या करता है, तो ऑर्डर वही है, आपने डाटाबेस से कनेक्शन किया, डाटा अडॉप्टर ने क्या किया, थ्रू डाटा सेट जो है जो टेबल आपको चाहिए था वो टेबल अपने पास ला के स्टोर कर लिया। अब आपने उस टेबल के ऊपर इनमें से कोई क्यूरी लगा दी। आपने कहा जी मैंने टेबल में एक नई रो इंसर्ट करनी है, तो रो इंसर्ट कर दिया आपने कहा जी मैंने टेबल को अपडेट करना है, तो आपने इसको अपडेट कर दिया। आपने कहा मैंने टेबल को डिलीट करना है, तो उसने इसको डिलीट कर दिया। तो वो सारे ऑपरेशन लोकली परफॉर्म हो रहे हैं, यानी डाटा सेट के ऊपर आपने परफॉर्म करने हैं। और जब सारे ऑपरेशन आपने परफॉर्म कर दिए, अब आपने कहा कि अब यही रिकॉर्ड मैंने इधर वापस अपडेट करना है, तो अब आप दोबारा थ्रू कनेक्शन क्या करेंगे, डाटाबेस में वो रिकॉर्ड आप अपडेट कर देंगे। सो ये बेसिक आर्किटेक्चर है हमारे पास ADO.NET का। सो ADO.NET में हम डाटा प्रोवाइडर और डाटा सेट इस्तेमाल करते हैं। डाटा प्रोवाइडर में फर्दर डाटा अडॉप्टर और डाटा रीडर है हमारे पास। डाटा अडॉप्टर जो लिंक है वो हमारे पास डाटा सेट के साथ लिंक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको जो है वो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो सारी होगी। और अब मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम फिज़िकली इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, और टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, और हम कैसे डाटा के ऊपर ये चारों ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं।